हेलो एवरीवन, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। आज हम लोग सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 विच इज़ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब देखें, जो आपकी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री है ये बेसिकली इसके दो पोर्शंस हैं, एक ऑर्गेनिक का पोर्शन है और एक इनऑर्गेनिक का पोर्शन है। जो पहले आपके 6 चैप्टर्स हैं, जिसमें पहला चैप्टर है आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी का, दूसरा चैप्टर है आपका एस ब्लॉक एलिमेंट्स का, जिसमें आप ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को स्टडी करते हैं। थर्ड जो चैप्टर है आपका वो ग्रुप 3 और ग्रुप 4A के एलिमेंट्स हैं। चैप्टर नंबर 4 है जो आपका वो ग्रुप नंबर 5 एंड ग्रुप नंबर 6 के एलिमेंट्स हैं। चैप्टर नंबर 5 आपका 7th ग्रुप हैलोजेंस और नोबल गैसेस का है। इसी तरह जो 6th चैप्टर है आपका वो है ट्रांजिशन एलिमेंट्स का, जो पीरियोडिक टेबल के दरमियान में लाई करते हैं, जिसको आप ग्रुप बी के एलिमेंट्स भी बोलते हैं, राइट। जो 7 चैप्टर से लेकर और 16 चैप्टर तक ये जो चैप्टर्स हैं, 10 चैप्टर्स, ये आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। सो आज हम लोग चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका जो 7.1 टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन का। अब इस इंट्रोडक्शन में हमारा कंसर्न होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स से। उसके बाद हम लोग देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन, राइट। सो अगर हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, सो इसके इंट्रोडक्शन में सबसे पहले तो ये चीज के जो कंपाउंड्स होते हैं आप उनको दो तरह से क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक हो गया। अगर हम बात करें 200 या 300 साल पहले की, उस वक्त के जो केमिस्ट थे, जिनको आप अर्ली केमिस्ट्स बोलते हैं, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिफरेंशिएट कैसे करते थे। वो डिफरेंशिएट कुछ इस तरह करते थे कि वो कहते थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग थिंग्स। जो कंपाउंड्स लिविंग थिंग्स से हासिल होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं? जो कि नॉन लिविंग थिंग्स से हासिल होते हैं। तमाम कंपाउंड जो नॉन लिविंग थिंग्स से हासिल होते हैं उनको वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते थे, राइट। इन नॉन लिविंग थिंग्स या मिनरल सोर्सेज से हासिल होने वाले कंपाउंड्स को। अब मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स बेसिकली जिसको आप उर्दू में मादनियात बोलते हैं, जमीन से निकलने वाली चीजों को आप मिनरल्स बोलते हैं, राइट। सो अगर हम इनकी एग्जांपल देखें, जैसे लिविंग थिंग्स से आप कौन कौन से कंपाउंड्स हासिल करते हैं? आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा भी हुआ है, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, इस तरह के जो कंपाउंड्स आप लिविंग थिंग्स से हासिल करते हैं वो क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। इसी तरह इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि नॉन लिविंग थिंग्स या मिनरल सोर्सेज से आप हासिल करते हैं, उनमें जैसे सोडियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड है। इसी तरह अगर कोई मिनरल एसिड्स की बात करें, जैसे HCl, H2SO4, HNO3, जिनको आप मिनरल एसिड्स बोलते हैं। सो इस तरह के वो कंपाउंड्स को बोलते थे कि ये क्या हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है। अब वो ऐसा बोलते क्यों थे? वो इसलिए बोलते थे कि उन्होंने इनऑर्गेनिक कंपाउंड से या नॉन लिविंग थिंग्स से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्रिपेयर नहीं किया था, उन्होंने सिंथेसाइज नहीं कर पाए थे। वो सिंथेसाइज का मतलब है कि लैब में वो खुद से प्रिपेयर नहीं कर सके थे। वो अपनी नाकामी को मान चुके थे और उन्होंने इस चीज का एतराफ कर लिया था कि हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज नहीं कर सकते, या किसी भी नॉन लिविंग थिंग्स से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के दरमियान कोई मिस्टीरियस, कोई एक वाइटल, कोई एक इंपॉर्टेंट फोर्स होती है जो कि हम खुद से क्रिएट नहीं कर सकते। सो इस बेसिस पे 1815 में एक केमिस्ट था जिसका नाम था जॉन्स जैकब बर्जीलियस। उसने इस थ्योरी को वाइटल फोर्स थ्योरी का नाम दिया। अब ये चीज मैं क्लियर कर चुका हूं कि वाइटल
फोर्स थ्योरी का नाम क्यों दिया गया? क्योंकि वो समझते थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के दरमियान कोई एक मिस्टीरियस सी फोर्स होती है, कोई एक वाइटल, कोई एक बहुत इंपॉर्टेंट फोर्स होती है जो कि हम खुद से क्रिएट नहीं कर सकते किसी भी कंपाउंड के अंदर, राइट? सो इस वजह से बर्ज़िलियस ने इस थ्योरी को वाइटल फोर्स थ्योरी का नाम दिया। अब ये थ्योरी तकरीबन 13 साल तक रही, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, 1828 में एक केमिस्ट था फ्रेडरिक वुलर, ठीक है। अब इसने इस थ्योरी को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। वो रिजेक्ट क्यों किया? क्योंकि इस फ्रेडरिक वुलर ने 1828 में एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से एक ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर किया। अब वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा था? वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड था अमोनियम सियानेट, ठीक है। इस इनऑर्गेनिक कंपाउंड से उसने जो ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर किया वो था यूरिया, ठीक है। अब यूरिया हम सबको पता है कि एक बहुत ही फेमस, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर है जो कि एनिमल्स के यूरिन में होती है, ठीक है। एनिमल्स के यूरिन में पाई जाती है ये फर्टिलाइजर, राइट। अब पहली मजे की बात यह है कि फ्रेडरिक वुलर बर्ज़िलियस का ही स्टूडेंट था, वही बर्ज़िलियस जिसने इस थ्योरी को वाइटल फोर्स थ्योरी का नाम दिया, राइट। दूसरी मजे की बात यह कि जो फ्रेडरिक वुलर था उसका ये कंसर्न नहीं था कि वो किसी इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रिपेयर करे, ठीक है। वो कर क्या रहा था? वो बेसिकली अमोनियम सल्फेट से और पोटाशियम सियानेट से क्या प्रिपेयर कर रहा था? अमोनियम सियानेट प्रिपेयर कर रहा था, ठीक है। अब जब उसने अमोनियम सियानेट को प्रिपेयर किया, देन इसको प्रिपेयर करने के बाद उसने इस अमोनियम सियानेट को किया हीट। जब उसने अमोनियम सियानेट को हीट किया, देन ये अमोनियम सियानेट डिकम्पोज हो गया इनटू अमोनिया एंड हाइड्रोजन सियानेट, राइट। फिर क्या हुआ, ये जो अमोनिया और हाइड्रोजन सियानेट था, इनके रिवर्सिबल रिएक्शन से फाइनली क्या प्रिपेयर हो गया, राइट। सो इस तरह से वुलर ने एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रिपेयर किया। अब देखें, जब इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर हो गया, देन उसके बाद फिर मिलियंस ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रिपेयर हो गए। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो ब्रांच होती है जिसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो तमाम कंपाउंड्स होते थे जिनको आप लिविंग थिंग्स से हासिल कर सकते हैं। जब हमने इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रिपेयर कर लिया, देन जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन थी वो भी फिर मॉडिफाई करना पड़ी, राइट। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नई डेफिनेशन से पहले मैं आपको यह बता दूं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, और ऑर्गेनिक कंपाउंड से पहले आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स को अभी तक हाइड्रोकार्बन्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के दरमियान डिफरेंशिएट नहीं करना आता, वो मिस्टेक्स करते हैं, राइट। सो सबसे पहले तो हाइड्रोकार्बन्स को हम देख लेते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। वो तमाम कंपाउंड्स जिनमें हाइड्रोजन एंड कार्बन होता है उनको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं, राइट। अब फॉर एग्जांपल देखें, ये अगर आपके पास कोई कंपाउंड लिखा हुआ है मीथेन CH4, एक और इसी तरह आपके पास कंपाउंड है CH3OH विच इज मिथाइल अल्कोहल, ठीक है। सो CH4 और CH3OH, अब क्या आप इसको हाइड्रोकार्बन बोल सकते हैं? यस, बोल सकते हैं, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन अवेलेबल है इसमें। क्या आप इसको हाइड्रोकार्बन बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते इसको हाइड्रोकार्बन,
क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा एक थर्ड एलिमेंट भी मौजूद है जो कि ऑक्सीजन है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन, हाइड्रोकार्बन्स आर जस्ट दोज कंपाउंड्स हैविंग हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली, राइट। हाँ, इसको आप हाइड्रोकार्बन तो नहीं, इसको आप ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल सकते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हो सकते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आप इस तरह से डिफाइन करते हैं कि all those compound which contain कार्बन। ठीक है, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स को आप क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। जो सेकंड पॉइंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड का वो ये है कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का होना जरूरी है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। ठीक है, जो भी कंपाउंड ये दो पॉइंट्स सेटिस्फाई कर रहा होगा वो क्या होगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। ठीक है, अब कुछ स्टूडेंट्स अभी तक ये क्वेश्चंस कर रहे होते हैं कि सर कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड, इसी तरह आपके कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, इसी तरह कार्बाइड्स या सियानाइड्स, ये सारे के सारे क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, राइट। अब वो ये क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि सर इनमें तो कार्बन मौजूद है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों नहीं है? तो अभी मैंने आपको क्लियर कर दिया कि जिस कंपाउंड में कार्बन के साथ क्या मौजूद हो? कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जरूर होना चाहिए, उनको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। अब कुछ किताबी कीड़े क्या करते हैं, वो कुछ इस तरह के कंपाउंड्स निकाल लाते हैं कि सर जैसे CCl4 है, ठीक है, अब इसमें सर कार्बन हाइड्रोजन तो बॉन्ड है नहीं, बट ये ऑर्गेनिक है। ये ऑर्गेनिक क्यों है? ये ऑर्गेनिक इसलिए हैं क्योंकि इनका जो प्रोटोटाइप है वो क्या है? CH4। अब देखें ये जो CH4 है, जब इसका आप रिएक्शन करवाते हैं क्लोरीन के साथ, देन एट द एंड ऑफ द रिएक्शन CCl4 बनता है। ठीक है, सो इसका जो ओरिजिन है, इसका जो प्रोटोटाइप है वो क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। दैट इज वाई ये क्या होगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। ठीक है, अब क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं जरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की न्यू डेफिनेशन पर। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप कैसे डिफाइन करते हैं? इसकी मॉडर्न डेफिनेशन क्या है? वो कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। यहां तक तो हमें सबको याद होती है, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री तक। ठीक है, दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ compounds containing carbon and hydrogen, जिनको आप क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं, and their डेरिवेटिव्स। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स की तो आपको समझ आ गई है। अब देयर डेरिवेटिव्स का क्या मतलब है? जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कि सपोज CH4, ये तो हो गया हाइड्रोकार्बन। ठीक है, इसी तरह हमने एक और एग्जांपल देखी जैसे CH3OH। ठीक है, अब ये जो कंपाउंड होगा, ये हाइड्रोकार्बन का हम क्या बोल सकते हैं? इसको डेरिवेटिव बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा एक थर्ड एलिमेंट आ रहा है जो कि ऑक्सीजन है। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जो मोस्टली यूज होते हैं एलिमेंट्स, वो कौन कौन से हैं? ऑक्सीजन आ जाता है, सल्फर आ जाता है, नाइट्रोजन आता है। तो इस तरह के एलिमेंट्स भी आप बहुत ज्यादा देखेंगे इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कार्बन और हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, राइट। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई है देन चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। मैं हूं कामरान चौधरी और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।